मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूं एक नया उपन्यास जिसका शीर्षक है मालगुडी का मिठाई वाला। ये R.K. नारायण का लिखा हुआ है। दोस्तों, इस मिठाई वाले का नाम है जगन और इसकी उम्र है 60 साल। ये अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ही संयमित जीवन व्यतीत करता है। रोज दुकान जाता है, दुकान खुलवाता है और अपने कारीगरों को हिदायत देता है कि आज ये मिठाई बनेगी, आज वो बनेगी। बहुत कड़ी नजर रखता है। इसका एक कजन भी है जो अक्सर इसके पास आता है और मिठाइयां चखकर बताता भी है कि हाँ, आज इसमें ये एक्स्ट्रा डाला जाए तो ये और स्वादिष्ट बने। दुनिया भर की बातें ये दोनों बैठकर वहां पर करते हैं। जगन का एक बेटा है माली, जो पढ़ने बाहर गया हुआ है अमेरिका, और एक दिन अचानक एक कोरियन लड़की को साथ लेकर चला आता है। जबकि जगन को यह नहीं पता चल पाता कि दोनों की शादी हुई है अथवा नहीं। वो बहुत परेशान रहता है। माली यहां पर बिजनेस शुरू करना चाहता है और इसके लिए अपने पिता से पैसे मांगता है और यहां से शुरू होता है दोनों के बीच टकराव। इन्हीं सब घटनाओं के बीच से ये दिलचस्प उपन्यास आगे बढ़ता रहता है। आप सुनिए और बताइए कि ये उपन्यास कैसा है। नमस्कार। जिह्वा पर विजय प्राप्त करो तो तुम आत्मा पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, जगन ने श्रोता से कहा। तो उसने पलटकर प्रश्न किया, लेकिन आत्मा पर विजय प्राप्त करने की क्या जरूरत है? जगन बोला, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, हमारे ऋषि मुनियों का यही उपदेश है। प्रश्न में श्रोता की रुचि ही समाप्त हो गई। वो तो बातचीत को चलाए रहने के लिए ही जगन की कुर्सी के बगल में स्टूल डालकर बैठा हुआ था। जगन दीवार पर लकड़ी के फ्रेम में मढ़ी देवी लक्ष्मी के चित्र के नीचे बैठा था, जिस पर वो हर सवेरे सबसे पहले चमेली के फूलों की माला चढ़ाता था और दीवार पर बने एक छेद में एक अगरबत्ती भी जलाकर लगा देता था। इनसे निकलती फूलों और धूप की खुशबू हॉल के दूसरी तरफ किचन में बनती मिठाइयों की अपनी विशेष बू से मिलजुल कर एक नया वातावरण पैदा कर देती थी। श्रोता उसका कजिन, दूर का भाई था। हालांकि उसका ये रिश्ता किस तरह और कहां बनता था, ये बता पाना कठिन ही था, क्योंकि कस्बे के दूसरे बहुत से लोगों को भी, जिनमें से कई दूर दूर तक उससे जुड़े नहीं होते थे, वो अपना कजिन ही बताता था। और किसी के इस बारे में सवाल करने पर वो न जाने कहां कहां से किस किस के नाम बताकर क्षण भर में उसके संदेह को समाप्त कर देता था। वो कस्बे का चलता फिरता सबकी खबर रखने वाला आदमी था, जो सवेरे से देर रात तक बहुत से घरों और दुकानों पर घूमता रहता था और शाम को करीब 4:30 बजे यहाँ आकर जगन के सामने जरा सा सिर हिलाकर सीधे हलवाई की मिठाई खाने में घुस जाता और 10 मिनट बाद कंधे पर लटके तौलिया से मुंह पोंछते हुए बाहर निकलकर कहता, चीनी के हालात पर नजर रखने की जरूरत है। मैंने सुना है कि सरकार दाम बढ़ाने जा रही है। आज मैदे का भाव सही है। कल गोदाम वाली सड़क से गुजरते हुए मैंने उसके व्यापारी से बात की। अब ये मत पूछना कि मैं वहां क्या करने गया था। दरअसल इस शहर के हर आदमी से मेरी दोस्ती है और सब चाहते हैं कि मैं उनका ये या वो काम कर दूं, और दूसरों की सेवा करने में मुझे कोई उज्र भी नहीं है। अगर हम दूसरों की सेवा वगैरह ना करें तो जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा? जगन ने पूछा, आज हलवाई ने जो नई मिठाई बनाई है उसे चख कर देखा? हाँ, क्यों नहीं, स्वादिष्ट है। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि पुरानी मिठाई का ही नया रूप है और सभी मिठाइयां क्या एक सी ही नहीं होती? तुम्हारा क्या ख्याल है? नहीं भाईजान, उसने जवाब दिया, मुझे तो हर मिठाई बिल्कुल अलग चीज लगती है। मैं योगी नहीं बनना चाहता कि मिठाइयों का स्वाद ही ना ले सकूं। इसी बात को सुनकर जगन ने टिप्पणी की थी, स्वाद पर विजय प्राप्त करो तो आत्मा पर भी विजय पालोगे। इस तरह वे आधे घंटे तक गपशप करते रहे, जिसके बाद जगन ने पूछा, तुम जानते हो मैं आजकल क्या खाता हूं? कोई नई बात? कजिन बोला, आज सवेरे से मैंने नमक खाना छोड़ दिया है। जगन ने विजय की चमक दिखाते हुए कहा। श्रोता पर इसका प्रभाव पड़ता देखकर वो प्रसन्न हुआ और इसके पीछे का दर्शन भी उसे बताया। आदमी को प्राकृतिक नमक का ही सेवन करना चाहिए। कजिन ने सवाल किया, ये प्राकृतिक नमक क्या होता है? आदमी पीठ पर नमक रखकर धूप में दौड़ लगाए तो ये उससे बनता है क्या? जगन ने इस टिप्पणी पर मुंह बिचकाया। 55 साल की उम्र में उसका नजरिया शरीर से स्वतंत्र आत्मा वाला ही हो चला था, जो जीवन की इस गंदगी से ऊपर उठकर रहने लगा था। उसका शरीर काफी दुबला गया था
भूरी त्वचा सख्त पड़ गई थी, भौहें अखरोट के छिलके की तरह सिकुड़ गई थीं, सिर के बाल काफी झड़ गए थे और बचे कुचे गुच्छे से बने गर्दन पर लटकने लगे थे। ठोड़ी पर सफेद सफेद बिंदियां चमकने लगी थीं, क्योंकि वो कई कई दिन बाद शेव करता था। उसे लगता था कि रोज शीशे में अपनी शक्ल देखना यूरोप वालों की बुरी आदत है। वो धोती के ऊपर एक ढीला सा कुर्ता पहनता था, जिनका सूत वो खुद अपने हाथों से काटता था। वो हर रोज 1 घंटा सूत काटता था और अपनी जरूरत भर के लिए काफी काट लेता था। वो अपने पास 2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं रखता था और बाकी सूत की गड्डियां बनाकर स्थानीय खादी समितियों को बेच देता था। इससे यद्यपि उसे हर महीने 5 रुपए से ज्यादा की अपनी आमदनी नहीं होती थी, लेकिन उसे आत्मिक प्रसन्नता बहुत होती थी, क्योंकि 20 साल पहले जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे, तब उन्होंने जगन द्वारा काटे गए सूत की प्रशंसा भी की थी। वो आंखों पर बादाम की शक्ल के शीशों का चश्मा लगाता था, जिसका पीले रंग का फ्रेम था और जिसमें शीशों के ऊपर आंख उठाकर वो बाहर की दुनिया पर नजर डालता था। कंधे पर वो खद्दर की शाल डालता था, जिस पर गहरे पीले रंग की धारियां पड़ी थीं। पैरों में वो जो चप्पल पहनता था, वो बूढ़े होकर अपनी मौत खुद मरे जानवर की खाल से ही बनी होती थी। वो अपने को गांधी जी का अनुयायी मानता था और कहता था, मुझे ये पसंद नहीं कि मेरे लिए जूता बनाने के लिए किसी जीवित पशु की गर्दन काटी जाए। ऐसे जानवर की तलाश में जो अपनी मौत मर रहा हो, वो अक्सर किसी से सूचना पाकर दूर दराज के गांव में भी चला जाता था। ऐसी किसी गाय या बछड़े की खाल को वो घर ले आता, उसे दवाओं के घोल में डुबो कर रखता, फिर अपनी पहचान के एक बूढ़े चमार को दे आता, जिसकी अल्बर्ट मिशन के अहाते में छोटी सी दुकान थी। जब उसका बेटा 6 साल का था, घर के पिछले वरांडे में वो इस काम में खुश होकर पिता की मदद करता था, लेकिन बड़े होने पर उसे चमड़े की काट पीट के इस काम से घिन होने लगी, क्योंकि उसकी बदबू उसे पसंद नहीं आती थी। जगन की बीवी तो बेटे से भी ज्यादा उसका विरोध करती थी। वो कमरे में अपने को बंद करके बैठ जाती और जब तक ये काम खत्म नहीं हो जाता बाहर नहीं निकलती थी। चूंकि काम के पूरा होने में काफी वक्त लगता था, सब कुछ हो जाने में कई दिन लगते थे, इसलिए जब कभी जगन अपना जूता बदलने के उद्योग में ध्यान लगाता, घर की व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती थी। दरअसल ये काम कठिन ही नहीं, खतरनाक भी बहुत था। घर में चमड़े की मौजूदगी उसके पारिवारिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती और इसे बनाए रखने के लिए वो चमड़ा सिझाने और उसे साफ सुथरा करने का काम लकड़ी और जलावन के गोदाम में पत्नी की पहुंच से दूर ही करता था। हालांकि वहां चूहों से उसे काटे और खाए जाने का डर भी बना रहता था। जब वो मृत्यु शैया पर पड़ी थी, उसने जगन को अपने पास बुलाकर उससे फुसफुसाकर कुछ कहा। ये जगन की समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि वो कह रही है, चमड़ा घर से बाहर फेंक दो। इसे पत्नी की अंतिम इच्छा समझकर उसने चमड़े का आखिरी टुकड़ा मिशन वालों को दान कर दिया और ये सोचकर प्रसन्नता महसूस की कि अब वो खुद नहीं तो कोई और अहिंसक जूता पहनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। इसके बाद वो एल्बर्ट मिशन के मोची पर भरोसा करके उसका बनाया अहिंसक जूता पहनने लगा। कजिन द्वारा प्राकृतिक नमक संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर वो अचानक दुखी हो उठा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। कजन को संतोष हुआ कि उसकी बात का इतना असर हुआ है और उसे फिर से सामान्य करने के विचार से वो कहने लगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने अपना जीवन इतना सरल बना लिया है और पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गए हो। मैं उस दिन कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार से यही कह भी रहा था। जगन का चेहरा ये सुनकर खिल उठा और वो फिर से चहकने लगा। तुम ये तो जानते ही हो कि मैंने चीनी का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं गर्म पानी में शहद की 20 बूंदें डाल कर लेता हूं, जो मेरे लिए काफी होती है। शरीर को चीनी देने का प्राकृतिक नियम भी यही है। कजिन बोला, तुमने बिल्कुल कुछ नहीं के सहारे जीने में सफलता प्राप्त कर ली है। इससे जगन का उत्साह बढ़ा और वो बोला, मैंने चावल भी छोड़ दिया है, बस जरा सा कुटा हुआ गेहूं उबालता हूं और उसमें शहद और हरे पत्ते मिलाकर खा लेता हूं। इस पर कजिन ने टिप्पणी की, ये ठीक है, तो मैं ये नहीं समझ पाता कि पैसा कमाने के लिए तुम इतनी खटपट क्यों करते हो। ये कहते हुए उसने दुकान के सामने लगे मिठाई के थालों की दिशा में हाथ हिलाया। इसके आगे वो ये कहना चाहता था कि वो दूसरों से ये उम्मीद क्यों करता है कि वो तुम्हारी मिठाइयां खाए और तुम्हारी तिजोरी में पैसे भरें। उसे लगा कि उसने काफी कुछ कह दिया है, इसलिए उठने की कोशिश की। अब जगन के लिए दिन भर की आमदनी गिनने का समय आ रहा था और कजिन जानता था कि वो ये काम किसी के सामने करना पसंद नहीं करता।
6 बज रहे थे, बिक्री का समय खत्म हो रहा था और लड़का थोड़ी ही देर में दिन भर में जमा पैसों से भरा डिब्बा लेकर आने ही वाला था। इस समय जगन अपने को राजा महाराजा ही समझता था, जो सिंहासन पर बैठा अपनी प्रजा पर हुक्म चलाता, जो उसके यहाँ मिठाई बनाने वाले 4 हलवाई और दुकान पर बिक्री करने वाला एक लड़का था। यहाँ उसका सिंहासन एक सपाट सा तख्ता लगी लकड़ी की एक कुर्सी थी, जिस पर एक पतली सी गद्दी पड़ी थी और जो ऊंचे से चबूतरे पर इस ढंग से रखी रहती थी जहां पर बैठकर वो दुकान के भीतर और बाहर मिठाइयों की इस दुनिया पर सब जगह और हर काम पर अपनी नजर रख सके। ये कुर्सी करीब 100 साल पुरानी थी, जिसके हत्थे और सिरहाना कांसे के बने थे। इन पर कुछ कारीगरी का कार्य भी किया हुआ था और इसे उसके पिता ने लौली की मूर्ति के बगल में अपना ये मकान बनाते समय खास तौर पर तैयार कराया था। वे सामान्य स्थिति में इसे बनवाने की तवालत न उठाते, क्योंकि घर के लोग जमीन के चिकने फर्श पर ही बैठते थे। लेकिन जिले के कलेक्टर नोबेल साहब उनसे ज्योतिष विद्या पढ़ने आते थे। उन्हें जमीन पर बैठने में तकलीफ होती थी और इससे भी ज्यादा तकलीफ उन्हें शिक्षा खत्म होने पर पालथी से उठकर खड़े होने में होती थी। इसलिए उनके लिए विशेष रूप से ये कुर्सी बनवाई गई थी। उनका एक दस्तखत किया हुआ फ्रेम में जड़ा वक्त बीतने से पीला पड़ा फोटो परिवार की कीमती धरोहर था और टाण पर रखी पुरानी चीजों के बीच संभाल कर रखा था। बाद में उसका फ्रेम निकालकर उसमें देवी जी का चित्र लगाकर दीवार पर बीच में लटका दिया गया था और बड़ी बड़ी नुकीली मूछों वाला कर्नल साहब का फोटो खाली पड़ी दीवार पर लटका दिया गया था। उसकी मूछें देख देख कर बच्चे हंसते हंसते लोटपोट होते रहते थे। जब तेज गर्मी पड़ती तो लोग इसके पट्टे से हवा करते थे, फिर टूट फूट जाने के कारण इसे परिवार के कबाड़ खाने में फेंक दिया गया था। इस कुर्सी पर बैठकर जगन को बड़े संतोष का अनुभव होता था। यहां से उसे दिखाई देता कि किचन में से तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयां बनकर थालों में सजी दुकानों पर ले जाई जा रही हैं। इनके तले जाने से उत्पन्न चटर पटर की आवाजें और हर मिठाई की अलग तरह की खुशबुएं उसके दिमाग में भरती रहती, लेकिन वो इनकी तरफ नजर डाले बिना अपने सामने रखी भगवत गीता की भूरी जिल्द चढ़ी पोथी पर छपे संस्कृत के श्लोकों को ध्यान से देखता रहता था। लेकिन जब कभी किचन की आवाजों में कुछ जरा सा भी अंतर सुनाई देता, वो किताब से आंखें उठाए बिना ही चिल्लाकर कहता, क्या हो रहा है? तो हलवाइयों का सरदार हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठे बैठे ही जवाब में कहता, कुछ नहीं मालिक, जिसे सुनकर उसका मन शांत हो जाता और वो फिर कृष्ण भगवान के वचन पढ़ने लग जाता। इसी तरह जब कभी दुकान पर चलने वाले काम में कोई कमी दिखाई देती तो वो उधर मुंह घुमाकर चिल्लाकर आवाज लगाता, कैप्टन देखो, वो पीली फ्रॉक वाली लड़की कितनी देर से वहां खड़ी है, पूछो उससे कि क्या चाहिए। उसकी आवाज सुनकर दुकान वाला लड़का और सामने स्टूल पर बैठा चौकीदार, जो पहले कभी सेना में रह चुका था और जिसे बैठे बैठे सो जाने की आदत थी, सावधान हो जाते। या जगन कभी कभी आवाज लगाकर कहता, कैप्टन ये भिखारी यहां से हटाओ, शुक्र के दिन के अलावा ये यहां दिखाई नहीं देना चाहिए, यहां दान नहीं होता है। मालिक जब दिन भर की आमदनी गिनना शुरू करता तो वातावरण शांत हो जाता था। हालांकि दुकान पर बैठने वाला लड़का ही सब पैसे जमा करता था, लेकिन उसे रकम जानने का अधिकार नहीं था। मिठाई की बिक्री से उसे जो भी सिक्के प्राप्त होते उन्हें वो एक लंबी गर्दन वाले बर्तन में डालता रहता था। 6 बजने पर वो इसे मालिक को दे देता और एक दूसरे छोटे से बर्तन में 7 बजे तक होने वाली छिटपुट बिक्री के सिक्के जमा करता रहता था। इसके बाद दुकान का शटर बंद कर दिया जाता था। लेकिन अभी जगन पैसों की गिनती शुरू नहीं करता था, बल्कि भगवान के वचन ही पढ़ता रहता था। परंतु ऊपर देखे बिना ही उसे पता चल जाता था तलने का काम खत्म हो गया है। जब आग बुझती तो भट्टी से उठती सूं की आवाज उसे सुनाई दे जाती। बर्तन धोए जाने और खड़खड़ाने का उसे पता चल जाता। इसके बाद 4 मिठाई बनाने वालों के आगे बढ़ते 2-2 कदम सामने आकर खाली हुए थालों की उठा धराई करते, जो दिन का आखिरी काम होता था। इसके बाद वे सब उसके सामने आकर खड़े हो जाते तो वो रोज का साधारण सा सवाल पूछता, क्या कुछ बचा है? ज्यादा नहीं। सही सही बताओ। 2 सेर मैसूर पाक। ये कल बिक जाएगा। आधा सेर जलेबी। ये तो कल तक खराब हो जाएगी। ठीक है, जाओ। दुकान पर बैठने वाला लड़का बची हुई मिठाई के थाल चुपचाप भीतर रखाता और चला जाता, लेकिन हलवाई इंतजार करते खड़े रहते। जगन पूछता, सब खिड़कियां बंद कर दी? हाँ। अब जगन मुख्य हलवाई को आदेश देता, कल जलेबी मत बनाना। लेकिन बात क्या है?
उसे परेशानी होती कि इतना बच क्यों गया। उसे लगता कि माथे में कोई फांस घुस गई है। उसे खाली चमकते हुए थाल किचन में वापस जाते देखना पसंद था। इस पर तकरार होने लगती। जगन पूछता, इस बची हुई मिठाई का क्या होगा? मुख्य हलवाई हमेशा की तरह धीरज बंधाता हुआ कहता, इससे कल कोई नई मिठाई ट्राई करेंगे, आप फिक्र न करें। बची कुची चीजों की कोई समस्या नहीं होती, उन्हें मिलाकर नई शक्ल दे देने से नई चीज तैयार हो जाती है। जगन दार्शनिक ढंग से कहता, हर मिठाई में आटा, चीनी और खुशबू लगती है, और फैसला करने की कोशिश करता और व्यवहारिक बनकर मान लेता कि हर चीज की कीमत बढ़ती चली जाती है, इसलिए ये ठीक है। जब उसके कर्मचारी चले जाते तो वो धर्म की किताब बंद करके रख देता और मेज की दराज आधी अपनी तरफ खींच लेता। इसमें एक तह किया हुआ तौलिया रखा था, जिससे उस पर डाले जाने से सिक्कों की आवाज ना हो। फिर हारमोनियम बजाने वाले की चतुर उंगलियों की तरह बड़ी तेजी से सब तरह के सिक्कों को अलग अलग कर लेता। अठन्नी, चवन्नी, पैसा, धेला, रुपया, सबकी ढेरियां बनाकर 15 मिनट में सबको गिन लेता। एक नोटबुक में वो ये सारी रकम दर्ज कर लेता, जो बाद में लेजर के बड़े रजिस्टर में, जिसे जो चाहे देख सके, विस्तार से लिख ली जाती। एक और छोटी नोटबुक में वो 6 बजे के बाद जमा हुए पैसों का हिसाब दर्ज करता। इसे वो स्वतंत्र खाता मानता था, आजाद रकम, जिसका अर्थ भले ही कुछ भी हो, एक तरह की अपौरुषेय उत्पत्ति, स्वतः उत्पन्न, जिसे कोई भी टैक्स दिए बिना जीवित रहने का अधिकार है। इसे वो नए कड़कड़ाते नोटों में बदलकर उनकी गड्डियां बनाता और सुतली में सावधानी से बांधकर ऊपर टाड़ पर संभाल कर रखे नोबेल साहब के फोटो के पीछे छिपा कर रख देता। इसके बाद वो दराज में रखी रकम पर एक आखिरी नजर डालता, सावधानी से उसका ताला लगाता, 4 दफा उसे खींच कर देखता कि अच्छी तरह बंद हुआ है या नहीं। फिर काफी शोर करते हुए कुर्सी भीतर धकेलता और दरवाजा बंद करके उस पर लोहे का बड़ा ताला लगाता। इसके बाद दुकान की चाबी अपनी जेब के हवाले करके वो चौकीदार से कहता, कैप्टन देखो, ताला ठीक से लगा है। कैप्टन फौजी की तरह ताला कसकर पकड़ता और हिला डुलाकर कहता, मालिक बड़ा मजबूत ताला है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, किसी गांव के लुहार ने बनाया है। और वो लुहारों के बारे में बताने लगता। जगन उसकी बात को काट कर कहता, ठीक है, सावधान रहना। चौकीदार उसे सैल्यूट मारता और वो घर का रुख करता।